इन्फर्नो टायरेंट की अपनी सक्रिय कुशलता, इन्फर्नल प्रेजेंस का उपयोग कर टीम की गति और सहयोग को बाधित करने की चतुराई ने जू फेंग को उसकी बुद्धिमत्ता को कम आंकने का एहसास कराया। वर्तमान में वे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी युद्ध प्रवृत्ति में जरा भी कमी नहीं आई है। उन्होंने निष्कर्ष देते हुए कहा कि उन्हें दिव्य दुनिया में राक्षसों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। पर्याप्त दबाव डालने पर ये राक्षस कभी कभी अपनी युद्ध प्रवृत्ति पुनः प्राप्त कर लेते हैं और कड़ा प्रतिरोध करते हैं। तीव्र गर्मी हम सभी को प्रभावित कर रही है। कोमल पवन उस समय कड़वी मुस्कान बिखेरती थी जब उसके मंत्र या तो हवा में ही विफल हो जाते थे या लक्ष्य से चूक जाते थे। उसके केवल 1/3 मंत्र ही लक्ष्य पर लग पाए, लेकिन फिर भी क्षति बहुत कम हो गई। इसके बावजूद उसकी स्थिति वास्तव में बाकी लोगों से अधिक खराब थी। उनमें से कुछ ने तो अपना मंत्र पूरी तरह से खो दिया था। जैसे जैसे सभी का संघर्ष स्पष्ट होता गया, जू फेंग का दबाव भी बहुत बढ़ गया। जाहिर है, अब सभी को उससे जवाब की उम्मीद थी। क्या यह मुझे और अधिक प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है? वह कड़वाहट से मुस्कुराया। स्थिति गंभीर लग रही थी, लेकिन यह असंभव नहीं थी। आखिरकार, यदि उसने सभी विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों का पूर्वानुमान नहीं लगाया होता, तो वह इस छापे का प्रयास भी नहीं करता। हालांकि, समस्या यह थी कि वह बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहता था। जितना ज्यादा वह दिखावा करता, उतना ज्यादा ध्यान उसे मिलता और तब तक उसके बहाने और झूठ जल्द या बाद में सबके सामने आ जाते। यदि आपको पहले झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़े तो कोई भी झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। खांसने का नाटक करते हुए जू फेंग ने ऑटम ब्रीज की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपके पास कोई छोटा तत्ववादी है जो बर्फ या जल तत्व का हो? ऑटम ब्रीज ने आश्चर्यचकित होकर सिर हिलाने से पहले 1 सेकंड का समय लिया। हाँ, मेरे पास वाटर एलिमेंटलिस्ट है, लेकिन अभी बर्फ नहीं है। वह मुख्य रूप से इसलिए हैरान थी क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वह इतना बुनियादी सवाल पूछेगा। अब तक की उसकी विशेषज्ञता को देखते हुए उसे लगा कि उसे उसके कौशल वृक्ष के बारे में पता होगा। स्वाभाविक रूप से जू फेंग को भी पता था कि उसके पास केवल जल तत्ववादी है, लेकिन उसकी क्षमता को कम करने के लिए उसने खुद को ऐसे बुनियादी सवाल पूछने के लिए मजबूर किया। ठीक है, जल तत्ववादियों को बुलाओ और उन्हें इन स्थानों की ओर जाने को कहो। उन्होंने उसे विशिष्ट समन्वय के बारे में बताते हुए निर्देश दिया। लेकिन क्या यह काम करेगा? ऑटम ब्रीज ने भौहें उठाईं। गर्मी बहुत तीव्र है और मेरा वाटर एलिमेंटलिस्ट मुश्किल से ही गर्मी को झेल पाता है, इससे पहले कि वह वाष्पीकृत हो जाए। या तो यह तय है कि तुम यह कर सकते हो या नहीं कर सकते। जू फेंग ने अपना स्वर बदल दिया और एक सख्त कमांडर बन गया। स्वर में आए परिवर्तन से स्तब्ध ऑटम ब्रीज को एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा पूछ लिया है। बिना देरी किए उसने अपनी छड़ी लहराई और 3 जल तत्ववादियों को बुलाया और उन्हें जू फेंग द्वारा बताए गए निर्देशांक की ओर जाने के लिए नियंत्रित किया। और बिना किसी आश्चर्य के 10 सेकंड के बाद तीव्र गर्मी से जल तत्ववादी वाष्पीकृत हो गए। जब कोमल हवा और शरद ऋतु की हवा उसके कार्यों के बारे में सोचने लगीं, तो जू फेंग ने अचानक पीछे हटने का आदेश दिया। 3 टीमों में विभाजित 2 टैंकों के साथ 2 जादूगर। वाष्पीकृत क्षेत्र में मौलवियों को एक टीम में विभाजित किया गया है। उस केस में 2 अतिरिक्त टैंक हैं, जेंटल विंड ने जल्दी से गणना की। अतिरिक्त 2 टैंक केंद्र में होंगे, साथ ही ऑटम ब्रीज भी। हम फ्रंटल कोर बनने जा रहे हैं, उन्होंने दिल की धड़कन में समझाया। नई व्यवस्था के साथ सदस्यों ने शीघ्रता से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए समन्वय स्थापित किया। एक बेरसेकर और एक गननाइट बाईं ओर स्थित थे, साथ ही एक पादरी और 2 जादूगर भी थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। और दाईं ओर एक बेरसेकर और एक नाइट लांसर टैंक थे, साथ में एक पादरी और 2 जादूगर थे। इस बीच केंद्र में शेष 2 बरसरकर, 2 गन नाइट, एक नाइट लांसर, समनकर्ता के रूप में ऑटम ब्रीज, जेंटल विंड और एक अन्य डरपोक महिला जादूगर है। जू फेंग उनके पीछे खड़ा था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि वह सबसे कमजोर था और वह इतना आलसी था कि उसे यह समझाने की भी कोशिश नहीं की कि वह कोई कमजोर चिकित्सक नहीं है। कुल मिलाकर उनमें से 19 अब एक रणनीतिक स्थिति में समन्वित हो गए थे। शेष सदस्य स्टील शॉट शायद अभी भी मार्ग में अपने दयनीय भाग्य पर विलाप कर रहा था। कुछ सेकंड बाद शू फेंग ने जिस स्थिति में जाने को कहा था,
उससे सदस्य शुरू में कुछ उलझन में थे। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने पर उन्हें अंततः एहसास हुआ कि नरकीय उपस्थिति का दबाव कम हो गया था। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऑटम ब्रीज के कौशल के कारण उनका मूल दबाव वास्तव में कम हो गया था, जो बॉस द्वारा उत्सर्जित तीव्र गर्मी का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर रहा था। हालांकि जो बात इसे भयावह बनाती है वह यह है कि उनकी वर्तमान स्थिति बॉस पर हमला करने के लिए बिल्कुल आदर्श है। इतने सारे अलग अलग पदों के साथ बॉस के लिए एक ही हमले में उन सभी को निशाना बनाना मुश्किल साबित होगा। 1 मिनट रुकिए, अगर हम अलग हो सकते हैं ताकि बॉस के लिए हमें निशाना बनाना मुश्किल हो जाए, तो हमने शुरू से ही ऐसा क्यों नहीं किया? ऑटम ब्रीज ने तर्क पर विचार करना शुरू किया। अचानक उसे वह समय याद आ गया जब इन्फर्नो तानाशाह ने उनके अपराध के जवाब में उग्र प्रतिशोध से हमला किया था। अगर हम उस समय तक अलग हो गए होते तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता। उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ जब उसने महसूस किया कि जू फेंग कितना डराने वाला और रणनीतिक दिमाग वाला था। बॉस का उग्र प्रतिशोध घातक था, और यदि वे एक साथ खड़े होकर एक साथ बचाव नहीं करते तो उनमें से अधिकांश मर गए होते। उसने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, उसके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि जू फेंग की दूरदर्शिता और अंतर्दृष्टि उनसे कहीं बेहतर थी। जू फेंग के लिए उसका नजरिया उनकी पहली मुलाकात से पूरी तरह बदल गया था। इस बीच जू फेंग को रोना आ गया जब उसने ऑटम ब्रीज की गहरी निगाहों को महसूस किया। चूंकि वह एक समनकर्ता थी और उसे सामने नहीं रहना चाहिए था, इसलिए वह उसके बगल में खड़ी थी, हालांकि बाईं ओर। इस प्रकार वह इसे महसूस कर सकता था और नरक तानाशाह को बुरी तरह पीटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। उसकी अचानक उत्पन्न हुई युद्ध वृत्ति के कारण उसकी सारी व्यवस्थाएं एक एक करके धीरे धीरे प्रकाश में आ रही थीं। तुम अपनी मौत को शांति से स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है कि जब कोई दूसरा चुनौती देने वाला आएगा तो तुम फिर से जीवित नहीं होगे। जू फेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जैसे जैसे ऑटम ब्रीज की जू फेंग के प्रति धारणा बढ़ती गई, जू फेंग को खुद पर गर्व महसूस नहीं हो रहा था। कृपया मुझसे प्रभावित होना बंद करो, वह अपनी योग्यता को यथासंभव छिपाना चाहता था। वह बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना चाहता था। यह एक त्वरित व्यापारिक सौदा था जिसमें कोई संलग्नता नहीं थी। यदि लोगों को इतनी जल्दी उसमें रुचि हो गई तो वह आगे कैसे बढ़ सकता था? अचानक जू फेंग को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ऐसा लगा कि उसे ऑटम ब्रीज को नापसंद करने का एक शानदार तरीका समझ में आ गया है। उसकी ओर मुड़ते हुए वह हल्के से हंसा और कुछ हद तक प्यारे लहजे में बोला, बहुत बढ़िया है ना? कभी कभी मैं वाकई इतना अद्भुत होता हूं, क्या तुम सहमत नहीं हो? दूसरे कहते हैं कि मैं शानदार अभिनय कर रहा हूं, लेकिन मैं तो बस शानदार पैदा हुआ हूं। यही कारण है कि मैं अक्सर खुद को प्रकट करना पसंद नहीं करता। वाकई तुम बहुत बढ़िया हो। ऑटम ब्रीज ने एक सुंदर मुस्कान बिखेरी और उसे अंगूठा दिखाया। इस तरह की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने जू फेंग को लगभग हैरान कर दिया। जाहिर है वह उम्मीद कर रहा था कि वह उसके कथित प्यारे लहजे और हरकतों से घृणा करेगी। अफसोस, अगर जू फेंग को पता होता कि उसकी अब तक की क्षमता के प्रदर्शन ने उसके बारे में उसकी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है, तो उसने ऐसा शर्मनाक कार्य करने का प्रयास नहीं किया होता। आखिरकार, अब जब उन्होंने खुद को साबित कर दिया है, तो वे जो भी शब्द कहेंगे, वे कानों को सुकून देने वाले होंगे। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि ऑटम ब्रीज को सिर्फ उन लोगों से नफरत थी जो बड़ी बड़ी बातें तो करते थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते थे। इसलिए शुरू में हैरान होने के बावजूद वह उनके अचानक किए गए काम से बिल्कुल सहमत थी। अपने चेहरे पर जलन महसूस करते हुए जू फेंग को राहत मिली कि उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। अन्यथा उसे वास्तव में एक गड्ढा खोदकर खुद को दफनाना पड़ सकता था। क्या तुम पहले मुझसे नफरत नहीं करते थे और हमेशा मेरे खिलाफ रहते थे? अचानक से तुम्हारे व्यवहार में क्या बदलाव आया है? उसने मन ही मन अफसोस जताया। उसे एहसास हुआ कि उसका आकर्षण इतना बढ़ गया है कि उसे रोका नहीं जा सकता। शुक्र है कि जब इन्फर्नो टायरेंट का आक्रमण चरण पुनः शुरू हुआ तो छोटी मोटी बातचीत के लिए समय नहीं था। ठीक है, ध्यान लगाओ। बाईं ओर को टीम 1 कहा जाएगा और दाईं ओर को टीम 2 कहा जाएगा। जब मैं तुम्हारी विशिष्ट टीम के लिए आदेश दूंगा तो तुम निम्नलिखित कार्य करोगे।
जू फेंग ने जोर से चिल्लाया। ऑटम ब्रीज, अपने लेसर एलिमेंटलिस्ट को बुलाकर उसे ढाल बनाओ। मैं चाहता हूं कि तुम उसे वहां खुले क्षेत्र की ओर नियंत्रित करो। वह उसकी ओर मुड़ा और एक बड़े खाली क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए बोला। शुरू में तो ऑटम ब्रीज को भ्रम हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वह क्या हासिल करना चाह रहा था। समझ गया, उसने कहा, विशेष रूप से जल तत्ववादी को बुलाते हुए और इस बार उसे उचित रूप से ढालते हुए। जब तक जल तत्ववादी प्रकट हुआ, तब तक नरक का तानाशाह क्रोधित हो चुका था। इसकी चमकती मैग्मा आंखें जल तत्ववादी पर टिकी हुई थीं। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि जल तत्ववादी की उपस्थिति ने उन्हें घुसपैठियों पर दबाव बनाने में विफलता की याद दिला दी। बहुत चतुर, जू फेंग ने उसकी प्रशंसा की। उसने तुरंत बॉस से आक्रामकता छीन ली। बेशक, ऑटम ब्रीज की बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, कोमल पवन ने अचानक कहा, काफी रहस्यमय तरीके से व्यवहार करते हुए। ऐसा लग रहा था कि उसके शब्दों में कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ था, लेकिन जू फेंग का दिमाग इस समय इतना व्यस्त था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। जबकि इन्फर्नो तानाशाह ने बाकी को नजरअंदाज कर दिया और केवल जल तत्ववादी पर ध्यान केंद्रित किया। जू फेंग ने अपना आदेश शुरू किया। टीम 1, पिघले हुए पैर के बाईं ओर क्रूर प्रहार और कवच भेदी गोल गोलियों का उपयोग करें। जादूगरों, अपनी स्थिति में बने रहें और गोली चलाने से पहले अपने मंत्रों के प्रक्षेप पथ को सही कोण पर रखने की पूरी कोशिश करें। अपना ध्यान तेजी से दाईं ओर मोड़ते हुए उन्होंने निर्देश दिया। टीम 2, बाईं पिघली हुई भुजा पर एक साथ सैविज स्लैम और जॉस्टिंग स्वीप का उपयोग करें। जादूगरों के लिए भी यही करें, लेकिन स्थिर और शांत रहें। चीजों को जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक हमारी बात है, हम इंतजार करेंगे। फिर जू फेंग ने डरपोक महिला जादूगरनी का उपयोग करता नाम पूछते हुए जेंटल विंड से धीरे से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम साइलेंट व्हिस्पर के बारे में बात कर रहे हो? जेंटल विंड ने भौहें उठाईं। क्या उसने कुछ गलत किया है? नहीं, मैं तो बस उत्सुक था क्योंकि वह भी तुम्हारी तरह एक जादूगरनी है। जू फेंग ने अपना सिर हिलाया। और उन्होंने आगे कहा, बाद में, यह बॉस का अंतिम संघर्ष होगा, इसलिए मुझे चाहिए कि आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखें। कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गई। कोमल पवन ने सिर हिलाया और अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ समय बाद, टीम 1 और टीम 2 ने अपना कार्य त्रुटिहीन ढंग से पूरा कर लिया, क्योंकि इन्फर्नो टायरेंट ने अपना ध्यान पूरी तरह से वाटर एलिमेंटलिस्ट पर केंद्रित कर दिया तथा अन्य को नजरअंदाज कर दिया। उसके दिमाग में उस पर हमला करने वाले खिलाड़ियों की दयनीय संख्या, व्यर्थ की क्षति के अलावा और कुछ नहीं थी। जब अंततः उसने जल एलिमेंटलिस्ट को पकड़ लिया और उसे मैग्मा पाम के भयंकर प्रहार से नष्ट कर दिया, तब इन्फर्नो टायरेंट को अंततः एहसास हुआ कि उसकी गति में बाधा उत्पन्न हो गई है। उसके बाएं पैर और बाएं हाथ पर हुए सामूहिक नुकसान ने उसे एक पैर पर किसी तरह से संतुलित कर दिया। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण वह धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। अब, जेंटल विंड और साइलेंट व्हिस्पर, अपने मंत्रों को बॉस के दाहिने धड़ पर निशाना लगाओ। जू फेंग ने जेंटल विंड को विशेष रूप से आदेश दिया और उसे बफ किया। बफ के साथ, जेंटल विंड की मंत्र क्षति बढ़ गई, साथ ही इसके नॉकबैक प्रभाव ने इन्फर्नो टायरेंट को अपनी शक्तिशाली ऊंचाई की स्थिति से गिरने के लिए प्रेरित किया। उसी समय, जू फेंग किसी पर बहुत गौर से नजर रख रहा था। ओह, वे अभी भी इसे सहन कर सकते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि आपके पास भी कोई मौका है, उसने मन ही मन सोचा, यह सोचते हुए कि क्या उसे उन्हें एक मौका देना चाहिए। यह केवल एक शर्म की बात थी कि उसकी विचार प्रक्रिया को इन्फर्नो तानाशाह की एक और जोरदार दहाड़ ने बाधित कर दिया। यह फिर से दहाड़ रहा है, ऑटम ब्रीज ने आंखें घुमाईं। क्या यह दहाड़ने के अलावा कुछ और जानता है? जैसे ही ऑटम ब्रीज ने अपना प्रश्न समाप्त किया, इन्फर्नो टायरेंट हवा में तैरने लगा, जिससे उसके आसपास मौजूद सभी लोग, विशेष रूप से बसर्कर्स और नाइट लांसर्स जैसे टैंक, जो हाथापाई की सीमा पर थे, विक्षेपित हो गए। जबकि बाकी लोग इस स्थिति से आश्चर्यचकित थे, इन्फर्नो टायरेंट ने अपने मुंह से मैग्मा उगलना शुरू कर दिया। बाहर निकले मैग्मा के भीतर से वे धीरे धीरे विलीन हो गए, जब तक कि उनका स्वरूप लावा गोलेम से भिन्न नहीं दिखने लगा। तुम्हें पूछना ही था, है न? जू फेंग ने ऑटम ब्रीज, उसके बाद जेंटल विंड और उस क्षेत्र में मौजूद लगभग सभी लोगों को देखा। एक क्षण के लिए मौन छा गया,
लगभग सभी लोग ऑटम ब्रीज की ओर देख रहे थे, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह पूछना चाहती थी कि क्या बॉस दहाड़ने के अलावा कुछ और कर सकता है, और बॉस ने अपने आदेश पर लावा गोलेम को बुलाना शुरू कर दिया। ऑटम ब्रीज के लिए ऐसी घटना का समय इससे बुरा नहीं हो सकता था, क्योंकि अब वे मान चुके थे कि वह एक अपशकुन थी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बॉस ने मेरे सवाल पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की हो, है न? वह अजीब तरह से मुस्कुराई। स्पष्टतः उसका इरादा छापे को पहले से अधिक कठिन बनाने का नहीं था। सौभाग्य से जेंटल विंड ने धीरे से आह भरी और जू फेंग की ओर मुड़ी। तुम उसकी मदद नहीं करने वाले हो? चूंकि उसने पहले ही बताया था कि बॉस को अंतिम संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, इसलिए उसे यह मानने का उचित संदेह था कि उसे पता था कि ऐसा होगा। आप सभी इस तरह से ऑटम ब्रीज को देखना बंद कर सकते हैं। भले ही उसने ऐसा सवाल पूछा हो या नहीं, बॉस अभी भी उसकी सहायता के लिए लावा गोलेम को बुलाएगा, जू फेंग ने शांति से समझाया। अब उसकी विश्वसनीयता को देखते हुए उन्होंने अंततः ऑटम ब्रीज पर अपनी नजरें गड़ा दी। इस बीच वह जू फेंग की ओर कुछ दुखी नजरों से देखने लगी। अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होगा, तो तुमने ऐसा क्यों दिखाया कि मैं बदकिस्मत हूं? आखिरकार यह उनके बयान के कारण ही था कि सभी का ध्यान उनकी ओर गया। मेरी गलती, मैं बस कुछ जांचना चाहता था। मुझे लगता है कि अब हम बराबर हैं, ठीक है? जू फेंग ने अपना सिर खुजलाया, उस समय का जिक्र करते हुए जब उसने बार बार उसे धोखेबाज के रूप में आंका और लेबल किया था। यद्यपि यह बात अभी भी उसके मुंह में एक कड़वा मीठा स्वाद छोड़ गई थी, लेकिन ऑटम ब्रीज ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया और बहस करने की कोशिश नहीं की। बेशक जू फेंग ने यह केवल ऑटम ब्रीज को चिढ़ाने के लिए नहीं किया था, बल्कि वह उस व्यक्ति के कदम उठाने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। और सचमुच उस समय जब सबका ध्यान ऑटम ब्रीज पर केंद्रित था, उस व्यक्ति ने एक ऐसी हरकत की जिससे उसकी पूर्व आशंकाएं पुष्ट हो गईं। खैर, कम से कम एक और सिरदर्द तो दूर हो गया, उसने मन ही मन सोचा और दूसरों को इस घटना से निपटने के निर्देश देने लगा। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। पिछली व्यवस्था का पालन करें और अपनी अपनी टीम में विभाजित हो जाए। किसी को भी लावा गोलेम पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। टैंक, आपको बस उन्हें विक्षेपित करना है, लेकिन इस पर कोई प्रयास बर्बाद नहीं करना है, जू फेंग ने आदेश दिया, जिससे बाकी सभी आश्चर्यचकित हो गए। यदि हम लावा गोलेम से नहीं निपटते, तो वे निरंतर बढ़ते ही रहेंगे, जेंटल विंड ने अचानक कहा। वह स्पष्ट रूप से इस बात से घबराई हुई थी कि कहीं लावा गोलेम उन पर हावी न हो जाए। निश्चिंत रहो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। वह धीरे से हंसा और उसके करीब गया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी आवाज इतनी कम थी कि केवल जेंटल विंड ही सुन सकती थी, जिससे ऑटम ब्रीज और आसपास के अन्य लोग उत्सुक हो गए। इस बीच जेंटल विंड का चेहरा धीरे धीरे उलझन से आश्चर्य में बदल गया। वह अचानक से चिल्लाई, लेकिन जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। शश, इसे गुप्त रखना, उसने धीरे से चेतावनी दी। अपना सिर हिलाते हुए कोमल पवन चुप रही और उसने उसके संकेत के समय की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। जैसे ही जू फेंग ने अपना ध्यान नरक तानाशाह पर केंद्रित किया और बाकी लोगों को निर्देश दिया, शरद ऋतु की हवा धीरे धीरे कोमल हवा की ओर बढ़ गई। बोलो, उसने तुमसे क्या फुसफुसाया? उसने धीमे लेकिन सूक्ष्म स्वर में पूछा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, कोमल हवा ने जवाब दिया और हल्के से उसके दाहिने कंधे पर थपथपाया। जिस क्षण उसने ऐसा किया, ऑटम ब्रीज के चेहरे के भाव कुछ पल के लिए बदल गए, फिर वह अपने मूल संयम में लौट आई। इसके बाद वह गुस्से में आ गई, ऐसा लग रहा था जैसे वह जेंटल विंड से नाराज हो गई हो। उसकी हरकतों ने सभी को मूर्ख बना दिया, सिवाय शू फेंग के, क्योंकि वह किसी तरह यह समझ गया था कि ऑटम ब्रीज में जो दिख रहा है, उससे कहीं अधिक कुछ है। उसे यह प्रबल अनुभूति हो रही थी कि उसकी तथाकथित बचकानी और आवेगपूर्ण हरकतें सब नाटक थीं। अफसोस, जब इन्फर्नो टायरेंट ने अपना हमला फिर से शुरू किया तो जू फेंग को आगे विश्लेषण करने का मौका नहीं मिला। सौभाग्य से सदस्यों को अब पता था कि वे किससे निपट रहे थे। जू फेंग के निर्देश के बिना भी वे पहले से ही जानते थे कि क्या करना है, क्योंकि उन्होंने स्थिति के अनुकूल खुद को ढालना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी काफी ऊर्जा और प्रयास की बचत हुई। ओह, कम से कम उन्हें बिना किसी कारण के कुलीन नहीं कहा जाता, जू फेंग ने राहत की सांस ली।
चूंकि हमले का पैटर्न पिछले हमले जैसा ही था, इसलिए प्रोटोकॉल भी वही था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही बॉस का HP बार 50% से नीचे गिरने लगा, एक बार फिर से बदलाव होने लगे। क्षति के प्रति उसका प्रतिरोध बहुत बढ़ गया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि लावा गोलेम विलीन होने लगे। लावा गोलेम जिन्हें पहले अनदेखा किया गया था, वे एक विशालकाय प्राणी में विलीन होकर मिल गए। इसका आकार लगभग इन्फर्नो टायरेंट के आकार के बराबर था। आप मजाक कर रहे हो? क्या सचमुच नर्क मोड की सारी कठिनाइयां ऐसी ही होंगी? जब कठिनाई इतनी अधिक है तो हम छापेमारी कैसे पूरी करेंगे? जेंटल विंड के गिल्ड सदस्य इन अचानक परिवर्तनों से निराश होने लगे। इतना प्रयास और पसीना बहाने के बावजूद वे जीत की उम्मीद खोने लगे। पहले तो वे शू फेंग की गलत निर्णय क्षमता को दोष देना चाहते थे, जिसने उन्हें शुरू से ही लावा गोलेम्स को नजरअंदाज करने के लिए कहा था, लेकिन उनकी तर्कसंगता ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। आखिरकार, चाहे वे शुरू से ही लावा गोलेम को निशाना बनाएं या नहीं, फिर भी कई बचे हुए तो होंगे ही। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अभी भी अंतिम चरण नहीं है, जू फेंग ने अचानक घोषणा की, जिससे सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। यह तुम्हारे शो का समय है, कोमल हवा, उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और कहा। मैं तैयार थी, कोमल पवन ने अपना सबसे शक्तिशाली और मन खपत करने वाला मंत्र छोड़ते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा। हालांकि, जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वह यह थी कि उसका मंत्र न तो इन्फर्नो टायरेंट और न ही लावा गोलेम्स को लक्षित कर रहा था। गिल्ड नेता दीवार पर निशाना क्यों साध रहा है? मेरी आंखें अंधी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था, क्योंकि उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि उनके गिल्ड लीडर की इतनी बुरी तरह से मृत्यु हो जाएगी। जब हर कोई सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, तभी मंत्रों के प्रभाव से प्रभावित दीवार टूट गई और शीघ्र ही अखाड़े में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। मैं अभी भी जिंदा हूं। किसी के चिल्लाने की आनंदमय ध्वनि और खुशी भरे क्षण कि वे अभी भी जीवित हैं, ने गिल्ड के सदस्यों को जबरदस्त झटका दिया। हे भगवान! वह अभी भी जीवित है? वे कहते हैं कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, जबकि बुरे लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मुझे लगता है कि यह सच है। वास्तव में, अन्यथा आप कैसे समझा सकते हैं कि स्टील शॉट अभी भी जीवित है? वे स्टील शॉट के अचानक प्रकट होने से आश्चर्यचकित थे, जिसके बारे में सभी का मानना था कि उसकी बलि पहले ही दी जा चुकी है। हालांकि, उनका आश्चर्य अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि जितना करीब से वे देख रहे थे, उतना ही अधिक घबरा रहे थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने देखा कि दो खूंखार राक्षस स्टील शॉट के ठीक पीछे खड़े थे। अरे, क्या वह हमारे ऊपर राक्षसों को कम कर रहा है? यह खत्म हो गया, यह छापा विफल हो गया। निराशा की बातें बहुत हो गई। क्या तुम अब भी अपने आप को इस शर्मनाक प्रदर्शन के लिए कुलीन कह सकते हो? जेंटल विंड ने जोर से डांटा, वह अपने गिल्ड सदस्यों से स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थी। आखिर उनकी मानसिकता इतनी खराब कैसे हो सकती है? हो सकता है कि स्थिति और परिदृश्य उनके द्वारा खेले गए अन्य खेलों से काफी अलग थे, लेकिन जू फेंग के सामने इस तरह से प्रतिक्रिया करना उसके लिए बेहद शर्मनाक था। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। ध्यान भटकना बंद करो और इन्फर्नो तानाशाह पर ध्यान केंद्रित करो, जू फेंग ने चिल्लाते हुए उन्हें याद दिलाया कि छापे का मालिक अभी भी वहां मौजूद है। जबकि सभी लोग अपने प्रारंभिक सदमे से उबर चुके थे, उन्होंने इन्फर्नो टायरेंट पर हमला करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय करना शुरू कर दिया। जहां तक स्टील शॉट का सवाल है, वह जल्दी ही जेंटल विंड में शामिल हो गया। गिल्ड लीडर, मैंने आपको निराश नहीं किया, उन्होंने बताया। हम उन्हें उस सटीक स्थान पर फंसाने के लिए अच्छा काम किया, उसने प्रशंसा करते हुए कहा, दो क्रूर राक्षसों को अपनी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ते हुए देखकर। स्टील शॉट ने चमकते हुए मुस्कुराया, लेकिन कभी कभी जू फेंग की ओर हल्की सी नजरें भी घुमा लीं। उसे कैसे पता था कि मैं अभी भी जीवित हूं और मुझे कोई नुकसान नहीं होगा? वह मन ही मन सोच रहा था, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह उस बंद रास्ते में फंसा हुआ था तो उसे कोई संदेश भेजा जाएगा। उसे और भी अधिक जिज्ञासा इस बात से हुई कि उससे प्राप्त बफ इतना पर्याप्त था कि दूसरा राक्षस अचानक उसमें शामिल हो गया और वह राक्षस उससे टकराव की ओर आकर्षित हो गया जिसका वह सामना कर रहा था। इस अचानक परिवर्तन के कारण उसे बस कोने पर खड़े रहना था, ताकि किसी भी टक्कर या क्षति से बचा जा सके। स्वाभाविक रूप से, जब भी उसे ऐसा करने का मौका मिलता,
वह रोता और जू फेंग को कोसता, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसका गिल्ड लीडर अचानक उसे बताएगा कि आगे क्या करना है। उसने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी। बुदबुदाते हुए स्टील शॉट बाद में ऑटम ब्रीज के पीछे खड़ा हो गया, जानबूझकर जू फेंग की दृष्टि से बचता हुआ। यद्यपि वह बच गया, लेकिन घटना अभी भी कुछ हद तक दर्दनाक थी और वह दोबारा अग्रिम मोर्चे पर नहीं जाना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, जू फेंग चुपके से उन दो क्रूर राक्षसों की ओर बढ़ा। उनके पास पहुंचकर उसने एक अग्निरोधी औषधि निकाली और बेसबॉल पिचर की नकल करते हुए उन पर फेंकी। चौंककर दोनों क्रूर राक्षसों ने अस्थायी रूप से अपनी लड़ाई रोक दी और जू फेंग पर अपने नुकीले दांत दिखा दिए, जिससे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि वह उनका दुश्मन है। हालांकि जैसे ही उनकी कठोर खाल से औषधियां टूट गईं और तरल पदार्थ ने धीरे धीरे उनके शरीर को भिगो दिया, उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। हे, जाओ और मेरे प्यारे उपकरण बनो, जू फेंग ने ठंडे स्वर में उपहास किया, दो क्रूर राक्षसों को धीरे धीरे अपनी दृष्टि वापस पाते हुए देखा। जैसे ही उनकी दृष्टि स्पष्ट हुई, उन्होंने जू फेंग को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय लावा गोलेम की ओर आगे बढ़ गए। धमाका! दो क्रूर राक्षसों और अल्वा गोलेम के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसने लगभग तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्या? राक्षस एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं? क्या यह कोई खेल है? सब कुछ इतना असामान्य कैसे है? लगभग सभी लोग अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध थे, और यहां तक कि इन्फर्नो टायरेंट ने भी अस्थायी रूप से अपनी गतिविधियों को रोक दिया और अपने लावा गोलेम पर मित्रतापूर्ण हमला होते हुए देखा। गर्जन! सुसान लूसी के साथ क्या हुआ? अद्भुत, ताकतवर और आकर्षक मसालों की धनी है ये महिला। केट और प्रिंस विलियम के चौथे बच्चे की योजना बनाने की अफवाह। उसने राक्षसों को रोकने के लिए कर्कश गर्जना का उपयोग करने की कोशिश की, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दोनों क्रूर राक्षस नशे में लग रहे थे और लावा गोलेम को बेरहमी से कुतर रहे थे और काट रहे थे। क्रोधित होकर इन्फर्नो टायरेंट ने अपना ध्यान अवज्ञाकारी क्रूर राक्षसों की ओर मोड़ दिया। जल्द ही राक्षस के समूह के भीतर एक युद्ध रोयाल शुरू हो गया। आलस्य मत करो और अब अपने मन और स्वास्थ्य औषधि को पी लो। मौलवियों, अपनी स्थिति में रहो और आगे के निर्देश की प्रतीक्षा करो। इस समय जू फेंग ने आदेश दिया, उन्हें अपने स्वास्थ्य और मन को पुनः प्राप्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग करने के लिए कहा। हालांकि कुछ लोग इस बात से भ्रमित थे कि मौलवियों को उनकी सहायता करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। फिर भी उन्होंने आगे और अधिक समय तक इधर-उधर घूमने की हिम्मत नहीं की और जैसा निर्देश दिया गया था वैसा ही किया। समय धीरे धीरे बीतता गया और जू फेंग का होंठ धीरे धीरे मुखौटे के नीचे ऊपर की ओर मुड़ गया। लगता है कि तुम अब और इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए भी यही बात लागू होती है। इस छापे को वाकई जल्द ही खत्म होना चाहिए, उसने मन ही मन कहा, धैर्यपूर्वक लावा गोलेम और दो क्रूर राक्षसों के मरने का इंतजार करते हुए। इन्फर्नो टायरेंट द्वारा दो क्रूर राक्षसों पर लगातार हमले करने के बावजूद वे अपनी अंतिम सांस तक लावा गोलेम को नष्ट करने में सफल रहे। स्थिति को इतना बिगड़ता देख तथा अपना समर्थन खोता देख नरक के तानाशाह की आंखें गहरी लालिमा से चमक उठीं। यह आ रहा है। जू फेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली, अंततः इन्फर्नो टायरेंट के सबसे मजबूत सक्रिय कौशल इंसिनरेट के लिए तैयार हो गया। मेरे आदेश पर सभी लोग रेजहार्ट को अधिकतम स्तर तक बढ़ाए, उसने चिल्लाते हुए कहा, और रेजहार्ट बरसरकर को कुछ बढ़ा दिया। उलझन में रेजहार्ट को अचानक बफ होने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? उसने आश्चर्य से पूछा। चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, जू फेंग ने कुछ हद तक भयावह ढंग से हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने अपना बचा हुआ बफ उस अदृश्य और डरपोक महिला जादूगरनी साइलेंट विस्पर को दे दिया था। मैं बताना भूल गया, लेकिन इंसिनरेट वास्तव में किसी एक व्यक्ति को निशाना नहीं बनाता। यह कई लोगों को निशाना बना सकता है, बशर्ते कि शर्तें पूरी हों, और वर्तमान में आप दोनों गद्दारों ने वह शर्त पूरी कर ली है, उसने आगे कहा। वाक्य पूरा होने तक उसका स्वर और भी ठंडा हो गया। जी गिल्ड लीडर, मैं देशद्रोही नहीं हूं। साइलेंट विस्पर घबरा गई और जल्दी से जेंटल विंड की ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर दुख और शोक की झलक थी। अपने दुखी स्वर और व्यथित चेहरे के बावजूद जब जू फेंग ने हस्तक्षेप किया तो जेंटल विंड को जवाब देने का अवसर भी नहीं मिला। किसी भी तरह, भले ही आप देशद्रोही न हों, आपको टीम की भलाई के लिए बलिदान होने की भूमिका को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार, एक बार जब इंसिनरेट का उपयोग किया जाता है, तभी हमारे पास बॉस को हराने के लिए समय होगा। साइलेंट विस्पर और रेजहार्ट दोनों ही जू फेंग की हरकतों और ठंडे लहजे पर अविश्वास से भर गए। आखिर उन्हें बलिदान के लिए क्यों चुना गया?
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने किस प्रकार स्थिति को इस प्रकार प्रभावित किया कि इन्फर्नो तानाशाह का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। यह केवल एक शर्म की बात थी कि उनके संदेह का उत्तर नहीं दिया जा सका, जबकि नरक तानाशाह ने पहले से ही अपनी नज़र उन दोनों पर गड़ा रखी थी और गर्मी की एक भयावह लहर छोड़ दी थी जिसने उन्हें एक पल में वाष्पीकृत कर दिया था। भस्म करना नरक तानाशाह का सबसे शक्तिशाली हमला। यहां तक कि जू फेंग ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उसे किसी को अपने वर्तमान स्तर पर इसे रोकने में मदद करने का विश्वास है। वे आरोप के अनुसार दोषी थे। सबूत की जरूरत नहीं है, जू फेंग ने मन ही मन कहा। उन्हें बलिदान देने के लिए उन्हें जरा भी अपराध बोध नहीं हुआ। यद्यपि उनके पास अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत नहीं थे, फिर भी वे अब तक अपने अंतर्ज्ञान और संदेह के प्रति सकारात्मक थे। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि जेंटल विंड खुद ही शुरू से ही कालकोठरी की रिकॉर्डिंग कर रही थी, इसलिए वे हमेशा विश्लेषण के लिए दृश्यों को रिवाइंड कर सकते थे। इस बीच सबसे अधिक आश्चर्यचकित स्टील शॉट था, जो स्पष्ट रूप से इस बात से भयभीत था कि उसे अगला बलिदान दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा। मैं मारा जाऊंगा, है न? उसने जेंटल विंड की ओर देखते हुए बुदबुदाया। ज्यादा मत सोचो, स्टील शॉट। लिन फेंग को तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं था। जेंटल विंड ने एक शांत मुस्कान बिखेरी और उसके कंधे पर थपथपाया। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। उसके आश्वासन से स्टील शॉट ने राहत की सांस ली और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का फैसला किया, मानो वह कोई भी गलती करने और देशद्रोही समझे जाने के लिए तैयार था। वह आदमी किसी को भी एक पल में बेरहमी से बलिदान कर सकता है। मैं निश्चित रूप से उसके बुरे पक्ष में नहीं जा सकता, स्टील शॉट ने अपनी बंदूक को कसकर पकड़ते हुए मन ही मन सोचा। ठीक है, अचंभित होना बंद करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। यह अंतिम मुकाबला है और आप सभी को जल्द ही एक शानदार क्षण प्राप्त होने वाला है, जू फेंग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जिससे सभी अचंभित हो गए। इस शानदार पल के बारे में जानकारी मिलने पर कि उन्होंने इतनी कम उम्र में ही हेल मोड की कठिनाई को पूरा कर लिया, वे सभी लालच में अंधे हो गए। जहां तक साइलेंट व्हिस्पर और रेजहार्ट के बलिदान की बात है, तो यह बाद की बात होगी। वाह, चलो इस नरक तानाशाह को हरा दें। मैं उसे दिखा दूंगा कि यहां असली बॉस कौन है। मुझे मजबूत करो और देखो मैं उसका शॉट कैसे लेता हूं। जैसे जैसे सभी का डोपामाइन स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंचता गया, इन्फर्नो टायरेंट हर सेकंड में दुखी होता गया। जू फेंग के निरंतर मार्गदर्शन के कारण अब उसके हर हमले से खिलाड़ियों को कोई खतरा या अनजानापन नहीं रह गया था। ओह, अब मैं अंततः पीछे हट सकता हूं, जू फेंग ने मन ही मन सोचा और अपना ध्यान जेंटल विंड की ओर मोड़ा। मेरा सुझाव है कि आप अभी से कमान संभालना शुरू कर दें और अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए वीडियो का केवल यही हिस्सा जनता के लिए प्रकाशित करें। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे एक सुझाव दिया। सिर हिलाते हुए कोमल पवन ने मुस्कुराते हुए कहा, कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि उसका आशय गूढ़ था, फिर भी वह उसका सच्चा आशय समझने में सक्षम थी। इस तथ्य के अलावा कि अब वह गिल्ड की कमान संभालेगी, उसे यह भी भरोसा था कि अब कोई भी ऐसा आश्चर्य नहीं होगा जिसे वह संभाल न सके। जब उसने सचमुच उसके लिए सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दिया था, तो वह आभारी कैसे न होगी। उसे उसकी सहायता करने के लिए ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नए अनुबंध की शर्तें केवल उसे श्रेय देने के बारे में थीं, चाहे उचित सबूत के साथ हो या बिना। इस प्रकार जू फेंग तकनीकी रूप से उसे मूल्यवान साक्ष्य हासिल करने का मौका देकर उस पर एहसान कर रहा था। चूंकि जेंटल विंड गिल्ड का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार थी, इसलिए जू फेंग ने और भी अधिक उदार होने का फैसला किया। मैं उन दो गद्दारों को मरवा सकता था, लेकिन कौन जानता है कि उनका मुंह बंद रहेगा या नहीं। जू फेंग ने सीटी बजाई और दूसरी तरफ देखा। निश्चिंत रहें, वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। उसकी उम्मीद के विपरीत यह ऑटम ब्रीज थी जिसने उसके संकेत का जवाब दिया। ओह, तो फिर मैं समझ गया। उसने आगे पूछताछ करने से इनकार करते हुए सिर हिलाया। चूंकि उसने इस तरह से इसका उल्लेख किया था, तो वह काफी सकारात्मक था कि उन्होंने पहले से ही कुछ व्यवस्थाएं कर ली हैं। आखिरकार केवल एक मूर्ख ही अपने सदस्यों के बारे में सावधानी नहीं बरतेगा, खासकर उन लोगों के बारे में जो अभिजात वर्ग में वर्गीकृत हैं। हालांकि यह सचमुच शर्म की बात थी कि उसने जेंटल विंड के कुलीन समूह में एक नहीं बल्कि दो गद्दारों को देखा। अच्छे पुराने दिन, 2000 के दशक के प्रतिष्ठित अभिनेता और अभिनेत्रियां, ब्रैडली कूपर और उनके सभी असफल रिश्ते। इस बार पुरातत्वविदों ने कौन से अवशेष खोजे हैं? क्या यही कारण था कि मैंने अतीत में जेंटल विंड के बारे में नहीं सुना था? वह सोचने लगा।
अपनी निर्णायकता और स्पष्टवादिता के कारण शू फेंग को यह अविश्वसनीय लगा कि उनके समय में ऐसा व्यक्ति अज्ञात रहा। इसमें यह तथ्य शामिल नहीं था कि उसकी सुंदरता अत्यंत उत्तम थी। शायद मेरी तरह ही उसके साथ भी कुछ अप्रत्याशित संघर्ष हुआ होगा और उसे दिव्य दुनिया से निकाल दिया गया होगा। धीरे से आह भरते हुए जू फेंग ने जिज्ञासु होने की कोशिश करना बंद कर दिया और प्रकृति को अपने तरीके से चलने दिया। उसके साथ उसका केवल एक व्यापारिक सौदा था और छापा पूरा होने के बाद उनका सहयोग भी समाप्त हो जाएगा। मुझे तैयारी शुरू करनी होगी, जू फेंग ने सोचा और अपने अगले कदमों की योजना बनाने लगा। जब जू फेंग अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोच रहा था तो छापा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। गोली चलाते रहो और उसे संभलने का मौका मत दो, कोमल पवन जोर से चिल्लाया। इसके पुनर्योजी आंदोलन को ध्यान में रखें। जैसे ही आप उन्हें देखें तुरंत उनकी गतिविधियों को रोक दें, उसने आगे कहा। उसने जू फेंग से बहुत अच्छी तरह से सीखा था। सामान्य वर्चुअल रियलिटी मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स (RMOP) के अधिकांश बॉसों की तरह उनकी गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, और एक बार बाधित होने पर यह अस्थायी रूप से अचेत अवस्था में चला जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को इसका लाभ उठाने का मौका मिलेगा। पीछे की ओर से साइडकास्ट होने के कारण जेंटल विंड ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि कब और कहां जू फेंग ने बॉस को बाधित करने का आदेश दिया। अरे, वह मुझसे सीख रही है, तो क्या मुझे उससे पाठ शुल्क के लिए अतिरिक्त पैसे लेने चाहिए थे? जू फेंग ने सोचा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। जबकि वह सोच रहा था कि क्या इस बार उसे नुकसान हुआ है, इन्फर्नो टायरेंट मंत्रों और हमलों के अथक हमले से पस्त और कमजोर हो गया था। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया और उसका विशाल आकार अखाड़े के मंच के किनारे पर अस्थिर रूप से डगमगाने लगा। एक गगनभेदी गर्जना के साथ वह अपना संतुलन खो बैठा और नीचे की गहराई में गिर गया, धुएं और लपटों के बादल के बीच गायब हो गया। तानाशाह की दहाड़ के शांत होते ही गुफा कांप उठी, जो उसके आतंक के शासन के अंत का संकेत था। सिस्टम स्कॉच्ड कैवर्न्स के हेल मोड कठिनाई को पूरा करने के लिए सिल्वर विंड गिल्ड को बधाई। उनकी छापे की उपलब्धि की सिस्टम घोषणा 3 बार की गई। प्रारंभ में जेंटल विंड के सदस्य अभी भी अविश्वास और सदमे में थे कि उन्होंने वास्तव में इन्फर्नो टायरेंट को हरा दिया था। हालांकि सिस्टम की जोरदार घोषणा लगातार 3 बार गूंजने के बाद उन्हें अंततः अपनी उपलब्धि का एहसास हुआ। हे भगवान, हमने वास्तव में नर्क मोड की कठिनाई को हरा दिया है। नंबर 1, हम निश्चित रूप से वर्तमान में नंबर 1 गिल्ड हैं। हा, अब कौन यह कहने की हिम्मत करता है कि वे हमसे बेहतर हैं? अगर उनमें हिम्मत है तो मैं उन्हें इस स्तर पर नर्क मोड की कठिनाई को पूरा करते देखना चाहता हूं। जब सदस्यों ने जोर से जयकारे लगाए और एक दूसरे को गले लगाना शुरू किया तो जेंटल विंड अचंभित हो गई। वह उपलब्धि से हैरान नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अचानक उसे अपने दाहिने कंधे पर हल्की थपकी महसूस हुई। पीछे मुड़ने पर उसे एहसास हुआ कि यह ऑटम ब्रीज थी। अब जब आपने ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है तो मुझे संदेह है कि आपका रास्ता अब और कठिन होगा। ऑटम ब्रीज ने शालीनता से मुस्कुराया, उसके पिछले बचकाने और शौकिया व्यवहार से रहित। वास्तव में यह जुआ बहुत सफल रहा, कोमल हवा ने जवाब में मुस्कुराते हुए जू फेंग पर एक नज़र डाली। मुझे तो बस आश्चर्य है कि कौन सा व्यक्ति ऐसे डरावने आदमी को आदेश दे सकता है, वह बुदबुदाई। इस प्रश्न के उत्तर में ऑटम ब्रीज के चेहरे पर भी असहाय मुस्कान थी। मैं इस लिन फेंग व्यक्ति की जांच करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बस इतना पता है कि उसके पीछे जो व्यक्ति है वह बहुत शक्तिशाली है, जो इस तरह की उपलब्धि को दूसरों को देने के लिए तैयार है, जो निश्चित रूप से सरल लोग नहीं है। यदि जांच करना इतना आसान होता तो हमें अब सिरदर्द नहीं होता। ठीक है, चलो इस बारे में भूल जाओ और अपनी जीत का आनंद लो। मुझे यकीन है कि तुम इस महान अवसर को जाने नहीं दोगे, है ना? ऑटम ब्रीज ने धीरे से ठहाका लगाया। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। अपने होठों को ऊपर की ओर मोड़ते हुए कोमल पवन की मुस्कुराहट ही यह संकेत देने के लिए पर्याप्त थी कि वह निश्चित रूप से मूर्ख नहीं बनेगी और इस गौरव का आनंद नहीं लेगी। जब ये दोनों महिलाएं आपस में चर्चा कर रही थीं और पुरस्कार बांट रही थीं, तो काल कोठरी के बाहर सभी लोग शोर मचाने लगे। यह कैसे संभव है? हेराल्ड फिस्ट अविश्वास में हकलाया। वह लगभग लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर गया, क्योंकि उसे अचानक सिस्टम घोषणा की उम्मीद नहीं थी। यह नर्क मोड की कठिनाई का स्तर है।
आसान मोड की कठिनाई तो पहले से ही काफी भयानक थी, तो फिर जेंटलविंड और उसके सिल्वर गिल्ड ने इसे कैसे हासिल किया? उसने चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे पर क्रोध और आश्चर्य के भाव थे। इस तथ्य को देखते हुए कि जेंटलविंड ने केवल अपने सदस्यों के साथ कालकोठरी में प्रवेश किया था, सिस्टम ने उनके गिल्ड की भी घोषणा की, जिसके सदस्यों को बाद में सूचीबद्ध किया गया। हेराल्ड फिस्ट जहां निराश हो गया, वहीं अन्य लोग जेंटलविंड की उपलब्धि से और अधिक आश्चर्यचकित हो गए। जैसा कि मेरी देवी कोमल पवन से उम्मीद थी। मैं सही जानता हूं। देवी दूसरे स्तर पर है। प्रवेश करने से पहले उन्होंने यह भी घोषणा की कि उन्हें नरक मोड की पहली स्पष्ट उपलब्धि मिलेगी। अब देखो, उन्होंने यह कर दिखाया है। नहीं, मैं यहां बेकार नहीं बैठ सकता। मुझे अभी सिल्वर विंड गिल्ड में आवेदन करना होगा। यह वर्तमान में सबसे अच्छा गिल्ड है। वास्तव में, यह अत्याचारी और आमतौर पर अहंकारी तानाशाह मुट्ठी गिल्ड से बेहतर है, जो केवल भौंकते हैं और काटते नहीं हैं। खिलाड़ियों ने हेराल्ड फिस्ट और उसके गिल्ड की बेरहमी से निंदा करना शुरू कर दिया। आखिरकार, सिस्टम की घोषणा के साथ, यह निर्विवाद प्रमाण था कि हेराल्ड फिस्ट को जेंटलविंड ने हरा दिया था। इस बीच, एक व्यक्ति हतप्रभ होकर खड़ा था, उसकी नज़र सदस्यों की सूची पर केंद्रित थी। मैंने गिल्ड लीडर जेंटलविंड के हेल मोड से निपटने के बारे में जानने के बाद जांच की, इसलिए मैंने यहां के अधिकांश खिलाड़ियों को पहचान लिया। उनका उपयोगकर्ता नाम बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन लिन फेंग कौन है? उसके बारे में कोई डेटा नहीं है। वन मैन मीडिया ने खुद से सोचा, उसे लगा कि यह घटना कुछ हद तक संदिग्ध थी। सूची में शामिल लगभग सभी लोग अन्य खेलों में भी जेंटलविंड के गिल्ड के नियमित और जाने माने सदस्य थे, फिर भी लिन फेंग नाम का उपयोगकर्ता नाम कभी नहीं दिखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसका स्पष्ट अर्थ 3 संभावित स्थितियां थीं। लिन फेंग एक नियमित सदस्य थे जिन्होंने अपना उपयोगकर्ता नाम बदलने का निर्णय लिया। लिन फेंग एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हाल ही में कुलीन रिजर्व में पदोन्नत किया गया था। और अंत में, लिन फेंग एक बाहरी व्यक्ति था और केवल अस्थायी रूप से संघ में शामिल हुआ था। तीनों संभावनाओं में से वन मैन मीडिया को लगा कि यह अंतिम स्थिति थी। ऐसे महत्वपूर्ण छापे के लिए, उन्हें संदेह था कि जेंटलविंड किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जिसे हाल ही में पदोन्नति मिली हो। इसके अलावा, एक बार जब आप और आपके साथी नाम के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उपयोगकर्ता नाम बदलना काफी असंभव था। इसलिए, लिन फेंग के बाहरी होने की संभावना बनी हुई है, और संभवतः उनकी सफलता में मुख्य कारक भी वही है। बेशक, यह एक दूर की कौड़ी वाली परिकल्पना थी, लेकिन वन मैन मीडिया को लगा कि वह सही रास्ते पर है। जब सभी लोग अपने अपने विचार मन में रख रहे थे, तो प्रवेश द्वार पर कई चमकदार रोशनियां चमक उठीं। माहौल तुरंत शांत हो गया, सभी ने अपनी सांस रोक ली, तथा खिलाड़ियों के बाहर निकलने पर उनकी निगाहें कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर टिकी रहीं। रहस्योद्घाटन में प्रथम व्यक्ति जेंटलविंड था, उसके बाद ऑटम ब्रीज, स्टील शॉट और बाकी सदस्य थे। देवी कोमल पवन। मैं सिल्वर विंड गिल्ड में शामिल होना चाहता हूं। मेरा दिल धड़कने को हो रहा है। जब लोगों ने उसकी उपस्थिति देखी तो लगभग सभी लोग जोर से जयकार करने लगे, जो स्पष्ट रूप से उसकी शानदार वापसी को लेकर उत्साहित थे। टस्क, इस बार मैंने अपनी सारी प्रतिष्ठा और पैसा खो दिया है। हेराल्ड फिस्ट ने अपने दांत पीसते हुए जेंटलविंड को एक आखिरी नज़र से देखा और फिर जल्दी से वहां से चला गया। उसे डर था कि कहीं वह अपना आपा न खो दे और उसके खिलाफ हमला न कर दे, जिससे निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंच सकता था। इस बीच, जेंटलविंड अत्यधिक उत्साहपूर्ण जय जयकार देखकर तथा यह देखकर प्रसन्न हो गई कि कितने लोगों ने उसके समूह में शामिल होने का अनुरोध किया। भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए, जेंटलविंड ने शालीनता से घोषणा की, आप सभी का आपके उत्साह और प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मुझे हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए आपके उत्साह को सुनकर खुशी हुई, और यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम कुछ ही दिनों में अपने गिल्ड की भर्ती शुरू करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट या गेम फोरम पर जाएं जहां हम निर्देश पोस्ट करेंगे। मूल उत्साह और प्रशंसा तब और बढ़ गई जब जेंटलविंड ने पुष्टि की कि वह आधिकारिक तौर पर सिल्वर विंड गिल्ड के लिए लोगों की भर्ती कर रही है। क्षेत्र के कई लोग पहले से ही गेम फोरम में पोस्ट कर रहे थे, इस खबर को फैला रहे थे। इसके अलावा,
कुछ लोग यह भी सोच रहे थे कि क्या उन्हें अपने मौजूदा गिल्ड को छोड़कर जेंटल विंड के गिल्ड में शामिल हो जाना चाहिए। आखिरकार उसके गिल्ड की वर्तमान प्रचार और लोकप्रियता, साथ ही उसकी उपलब्धियां निस्संदेह नंबर 1 थीं। जेंटल विंड के गिल्ड के अलावा और कौन कालकोठरी छापे में सफल हो पाया, वह भी उच्चतम कठिनाई स्तर पर। बेशक उसकी सुंदरता जैसे कुछ कारक स्पष्ट रूप से इसमें शामिल थे, लेकिन बस इतना था कि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह इसे जोर से चिल्लाए। लिन फेंग कहा गया। जबकि जेंटल विंड ने भीड़ को जवाब देते हुए अपनी उपस्थिति बनाए रखी, उसने धीरे से ऑटम ब्रीज से उसके ठिकाने के बारे में पूछा। अफसोस, ऑटम ब्रीज का ध्यान उत्साही भीड़ के कारण पहले ही भंग हो गया और वह जू फेंग पर नजर रखने में असफल रही। हाँ, वह यहाँ नहीं है, उसने असमंजस में उत्तर दिया। स्पष्टतः उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक वहां से गायब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि लिन फेंग वास्तव में ध्यान या प्रसिद्धि नहीं चाहता है। कोमल हवा ने धीरे से आह भरी। कुछ हद तक उसने अनुमान लगाया था कि वह चुपके से दृश्य छोड़कर चला गया है। मैं तो उनका संपर्क विवरण भी नहीं प्राप्त कर सकी, उन्होंने आगे कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि पूछने का उचित अवसर नहीं मिला। इससे पहले उसका दिमाग पूरी तरह से स्कॉच्ड कैवर्न्स छापे में व्यस्त था और वह सामाजिकता की तुलना में रणनीति के बारे में अधिक चिंतित थी। यह अच्छी बात थी कि उसे अभी भी जू फेंग के बॉस से बातचीत करने का मौका मिला, इसलिए सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई थी। जितना वह इस रहस्यमय बॉस का सम्मान करती थी, उतना ही वह ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने गिल्ड में लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती थी। लिन फेंग की प्रतिभा और अनुकूलन क्षमता इतनी अच्छी है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसने मन ही मन कहा और थकान का हवाला देते हुए भीड़ को वहां से जाने का बहाना बना दिया। उधर जू फेंग ने परिसर से काफी दूर जाने के बाद राहत की सांस ली। ओह, मुझे पता था कि इसका प्रभाव जबरदस्त होगा, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कम करके आका, वह बुदबुदाया। स्पष्ट रूप से उन्मत्त भीड़ को देखकर वह स्तब्ध था। सौभाग्य से वह उस समय भागने में सफल रहा जब सभी लोग हल्की हवा और शरद ऋतु की हवा की सुंदरता से विचलित थे। अन्यथा वहां उलझने के बाद परिणाम अकल्पनीय होने वाले थे। जैसे ही जू फेंग ने अपना नोटिफिकेशन दोबारा चालू किया, तो किसी ने उसे चौंका दिया। नमस्ते, आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं वन मैन मीडिया हूं और मुझे आपसे एक साक्षात्कार मिलने की उम्मीद है। लिन फेंग व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। वन मैन मीडिया? वह व्यक्ति जिसने मेरे ऊपर जाते हुए स्क्रीनशॉट लेने के लिए काफी सारा पैसा खर्च कर दिया। जू फेंग ने अपना संयम वापस पाया जब उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति कौन था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उस पर ध्यान केंद्रित करेगा और उसका इतना करीब से पीछा करेगा। हालांकि जब उसने अपनी बेल्ट के पास तलवार देखी, तो जू फेंग को एक विचार सूझा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उसने अवश्य ही कोई ऐसा ही छिपने का कौशल सक्रिय किया होगा, संभवतः शैडो स्टेप। शैडो स्टेप के साथ तलवारबाज छाया के बीच तेजी से आगे बढ़ सकता था, अंधेरे में घुल मिल सकता था और दुश्मनों के लिए उसकी उपस्थिति का पता लगाना अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता था। इसे एक शुरुआती कौशल माना जा सकता है, लेकिन यह भी नहीं कि इस कौशल वृक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है। स्किल ट्री कई शाखाओं वाले पेड़ के समान था और प्रत्येक शाखा दूसरों से स्वतंत्र थी। दूसरे शब्दों में, शैडो स्टेप को अनलॉक करने के लिए वन मैन मीडिया को एक निर्दिष्ट स्किल ट्री स्लॉट में अपने कौशल का निर्माण करने की आवश्यकता थी। चूंकि इस खेल में बंदूकें और मंत्र शामिल थे, इसलिए तलवारबाज होना वास्तव में एक कठिन कार्य था। आखिरकार उन्हें हमला करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब जाना पड़ता था। इस प्रकार अन्य वर्गों के कई लंबी दूरी के हमलों के साथ तलवारबाज के लिए लड़ाई जीतना मुश्किल हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि सिर्फ इसलिए कि यह मुश्किल था इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंभव था, और वन मैन मीडिया ने अपने वर्ग के लिए जो बनाया वह बिल्कुल सही था। शैडो स्टेप होना एक तलवारबाज के लिए एक आवश्यक कौशल था। उसकी अंतर्ज्ञान और सूचना संग्रह क्षमता पर्याप्त लगती है, और उसके पास यह जानने के लिए कुछ बुद्धि भी है कि नुकसान को कम करने के लिए उसे अपनी कक्षा को कहाँ प्राथमिकता देनी है, जू फेंग ने सोचा। इस बीच वन मैन मीडिया कुछ हद तक घबरा गया। उसे डर था कि उसे प्लेयर किलर पीकेआर समझ लिया जाएगा, जब उसने देखा कि उसे खामोश प्रतिक्रिया मिल रही है।
कृपया गलत मत समझिए। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था और मैं केवल आपका साक्षात्कार करना चाहता था, वन मैन मीडिया ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाते हुए समझाया। एक तलवारबाज के रूप में, उसका हाथ हमेशा तलवार की मूठ के पास होना चाहिए। इस तरह, वह हमेशा एक पल में अपनी तलवार निकाल सकता है। इस प्रकार, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना इस बात का संकेत था कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। कुछ देर तक उसे घूरते हुए, जू फेंग ने अंततः भ्रमित स्वर में पूछा, आप मेरा साक्षात्कार क्यों कर रही हैं? बाकी सभी लोग गिल्ड लीडर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनकी बातचीत का तरीका स्वाभाविक और विनम्र था, यहां तक कि जब वे जेंटल विंड को संबोधित कर रहे थे। वन मैन मीडिया ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जब गिल्ड लीडर जेंटल विंड ने हेल मोड डिफिकल्टी पर काल कोठरी पर छापा मारने की अपनी मंशा की घोषणा की थी, तब मैंने कुछ जांच की थी। इस प्रकार, मैं सिस्टम द्वारा सूचीबद्ध अधिकांश उपयोगकर्ता नामों को कुछ हद तक पहचान सकता हूं, सिवाय आपके। तो इसी आधार पर तुमने मेरा पीछा करने का फैसला किया? सिर्फ इतना ही नहीं। मैं शायद जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन मुझे संदेह है कि गिल्ड लीडर जेंटल विंड इतना मूर्ख है कि वह किसी नए व्यक्ति या हाल ही में पदोन्नत हुए किसी व्यक्ति को लाकर सफलता को जोखिम में डाल दे। और तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब यह है कि उनकी सफलता का मुख्य कारक आपसे जुड़ा होना चाहिए। आखिरकार, गिल्ड लीडर जेंटल विंड ऐसे किसी भी व्यक्ति को अचानक अपनी टीम में आमंत्रित नहीं करेगी, जब तक कि उसकी जरूरत न हो, वन मैन मीडिया ने खुलासा किया। लेकिन मैं भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता हूं जिसने अपना पिछला उपयोगकर्ता नाम बदल लिया हो, जू फेंग ने अपने कंधे उचका दिए, फिर भी अनभिज्ञता का नाटक करते हुए। मैंने भी इस बारे में सोचा है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। कोई भी व्यक्ति अपने साथियों के अभ्यस्त हो जाने के बाद अचानक अपना उपयोगकर्ता नाम नहीं बदलेगा। उनके जवाब और स्पष्टीकरण सुनकर, जू फेंग अपने मुखौटे के नीचे से थोड़ा मुस्कुराया। यदि आप साक्षात्कार चाहते हैं, तो यह असंभव नहीं है। लेकिन आपको मेरे भविष्य के गिल्ड में शामिल होना होगा। अचानक हुई भर्ती से आश्चर्यचकित होकर वन मैन मीडिया अवाक रह गए। वह तो केवल साक्षात्कार चाहते थे, तो फिर यह भर्ती कैसे हो गई? वह भी तब जब भर्ती का लक्ष्य वह स्वयं है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं केवल साक्षात्कार देना चाहता था, किसी और के गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहता था। वन मैन मीडिया ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और अपना उद्देश्य फिर से बताया। यदि उनका उपयोगकर्ता नाम स्पष्ट न हो तो उन्हें सचमुच वन मैन कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है एकल। एक व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेता है और किसी भी व्यक्ति या चीज द्वारा प्रतिबंधित किए बिना अकेले ही काम करता है। इतनी जल्दी मना करने की कोई जरूरत नहीं है, जू फेंग ने धीरे से ठहाका लगाया। हालांकि मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गिल्ड में शामिल हो जाओ, लेकिन यह अभी तक बना भी नहीं है। एक बार जब तुम मेरे गिल्ड में शामिल हो जाओगे तो मैं तुम्हारी किसी भी हरकत पर प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं बना रहा हूं। स्पष्टीकरण के बावजूद वन मैन मीडिया आश्वस्त नहीं हुआ और उसने एक बार फिर विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। यह देखते हुए कि वह कितना अडिग था, जू फेंग ने इसे आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं किया। प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भर्ती करने का प्रयास करते समय जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उन्हें पूरा यकीन था कि वन मैन मीडिया के साथ कुछ हुआ होगा, अन्यथा इस खिलाड़ी के बारे में शून्य डेटा होता। उन्होंने जो कुछ फेंका वह महज एक चारा था और उनके लिए जीवनरक्षक मार्ग था जिसका उपयोग निकट भविष्य में किया जाएगा। अगर आप मेरे भविष्य के गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो यह ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे साक्षात्कार चाहते हैं तो क्या आपको बदले में कुछ नहीं देना चाहिए? जू फेंग ने एक छोटा सा संकेत देते हुए शांति से पूछा। निश्चित रूप से, वन मैन मीडिया ने तुरंत संकेत को समझ लिया और उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ लिया। वह साक्षात्कार स्वीकार कर रहा है और बदले में कुछ मांग रहा है। इसका मतलब है कि वह वास्तव में जेंटल विंड की सफलता का मुख्य कारक है। वन मैन मीडिया इस बार स्वर्ण पदक जीतने से बहुत उत्साहित है। किसने सोचा होगा कि उसका अंतर्ज्ञान सचमुच सही था? हालांकि, उत्साह के तुरंत बाद, वन मैन मीडिया कुछ हद तक उदास हो गया, क्योंकि अब उसे साक्षात्कार करने के लिए समान मूल्य का आदान प्रदान करना था। वह जानता था कि सामने वाला पक्ष निश्चित रूप से कुछ मूल्यवान मांगेगा,
विशेषकर तब जब उसने उनकी भर्ती के प्रयासों को लगातार 2 बार अस्वीकार कर दिया था। वन मैन मीडिया ने कबूल किया, मेरे पास ज्यादा कीमती सामान नहीं है। वर्तमान में उसे सबसे गरीब खिलाड़ियों में से सबसे गरीब खिलाड़ी माना जा सकता है। कुछ फॉलोअर्स हासिल करने के लिए गेम फोरम में पोस्ट करने के लिए लगातार स्क्रीनशॉट लेने के बदले में उसने खुद को दिवालिया बना लिया था। इस प्रकार वह अभी काफी हताश था, खासकर जब उसे जैकपॉट मिला कि उसके सामने वाला व्यक्ति हेल मोड डिफिकल्टी रेड की सफलता का मुख्य कारक था। साक्षात्कार के बदले में उसे जो लाभ मिलेगा वह बहुत बड़ा होगा। काफी देर तक चुप रहने के बाद जू फेंग ने शांति से कहा, आपको मुझे कोई इन गेम मुद्रा देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप मेरे मुखबिर बन सकते हैं, कुछ जानकारी एकत्र कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है। वन मैन मीडिया ने भौहें सिकोड़ी। जानकारी कभी कभी पैसे से भी ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि उस जानकारी का कितना महत्वपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि संवेदनशील या मूल्यवान जानकारी जुटाना कोई आसान काम नहीं था। तुम इस बारे में कुछ देर सोच सकते हो। कोई जल्दी नहीं है, जू फेंग ने हाथ हिलाया और जाने वाला था। लेकिन मेरे पास तो आपकी संपर्क जानकारी भी नहीं है, वन मैन मीडिया ने घबराहट में चिल्लाकर कहा। मैंने अभी अभी आपको एक निजी संदेश भेजा है। साथ ही मुझे आपको एक बात सुधारनी चाहिए, मैं सिर्फ एक अधीनस्थ हूं। मेरा बॉस ही पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाता है, उसने जवाब दिया। वन मैन मीडिया को हाय संदेश भेजा और एक निजी बातचीत शुरू की। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा उसने अपने रहस्यमय बॉस के छद्म नाम का उल्लेख करके उसके लिए एक और बम भी गिराया। किसी को फंसाने के लिए उसे फंसाने के लिए पर्याप्त चारा डालना जरूरी था। निश्चित रूप से वन मैन मीडिया एक और बड़ी खोज करके मौके पर ही दंग रह गया। वह अपने विचारों में इतना डूबा हुआ था कि उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि जू फेंग पहले ही वहां से जा चुका था। आखिरकार जू फेंग को जो अधिसूचना मिली उससे वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। रिवरवुड टाउन वापस आने के बाद उन्होंने अस्थायी रूप से गेम से लॉग आउट कर लिया ताकि उन्हें कुछ स्पीकर्स द्वारा निशाना बनाया जा सके। गेमिंग कैप्सूल से बाहर निकलते ही उन्होंने अपना फोन मैसेज खोला और टेक्स्ट पढ़ा। झाओ काई, तुम सही थे, फेंग। स्कूल प्रतियोगिता का कोई मतलब नहीं है जब वे सिर्फ कृतज्ञ लोगों का एक समूह हो। मैं गुस्से में बीच में ही चला गया और खेल के लिए वर्चुअल हेलमेट खरीद लिया। ऐसा लगता है कि मेरे कार्यों के कारण समयरेखा वास्तव में बदल गई थी, जू फेंग ने मन ही मन सोचा। पिछली समयावधि में झाओ काई ने स्कूल प्रतियोगिता कभी नहीं छोड़ी और पूरी प्रक्रिया पूरी की, हालांकि अंत में उसे बहुत कम या शून्य मान्यता मिली। इसलिए जू फेंग नहीं चाहता था कि वह इस पर समय बर्बाद करे, भले ही वह जानता था कि यह संभवतः एक निरर्थक अनुनय था। किसी कारण से झाओ काई हमेशा चिंतित रहता था, मानो उस पर खुद को साबित करने का दबाव हो। यह केवल एक शर्म की बात थी कि जब वह रिवर गिल्ड में व्यस्त हो गया तो उसे यह पूछने का कभी मौका नहीं मिला कि वह उसके जीवन से कब गायब हो गया। मुझे अब उसे जवाब देना चाहिए, जू फेंग ने उसे एक संदेश भेजते हुए कहा। जू फेंग, मुझे खुशी है कि तुम्हें पता चल गया है कि प्रतिस्पर्धा कितनी निरर्थक है। तो अब तुम दिव्य दुनिया में कहाँ हो? संदेश भेजे जाने के बाद जू फेंग ने कुछ मिनट तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लगता है वह खेल में व्यस्त है, उसने बुदबुदाया। उसे यह स्थिति आश्चर्यजनक नहीं लगी। यहां तक कि उसे काल कोठरी में छापा मारते समय वास्तविकता से दूर रहना पड़ा क्योंकि उसे पूरी एकाग्रता की आवश्यकता थी और वह विचलित नहीं हो सकता था। जैसे ही जू फेंग अपने अगले कदम के लिए खेल में फिर से प्रवेश करने के लिए तैयार हुआ, उसने अचानक एक बजने जैसी आवाज सुनी। दरवाजे से बजने जैसी आवाज आ रही थी, जो यह संकेत दे रही थी कि कोई अपार्टमेंट के कमरे में प्रवेश कर रहा है। कड़वी मुस्कान के साथ जू फेंग को एहसास हुआ कि उसकी योजना में एक बार फिर देरी हो गई है, क्योंकि अब उसके लिए इस अपार्टमेंट के मालिक से मिलने का समय हो गया था। आह, क्या यह कमरा किराए पर लेना गलती थी या नहीं, वह थका हुआ महसूस करते हुए बुदबुदाया। जू फेंग को जो एहसास हो रहा था वह काफी जटिल था। एक ओर तो वह इस विशाल गगनचुंबी इमारत में कमरा किराए पर लेकर खुश था, लेकिन दूसरी ओर उसे मालिक पर संदेह भी था।
जिन कर्मचारियों ने किराया दिलाने में उनकी सहायता की थी, उन्होंने बताया कि किराया इसलिए उपलब्ध था क्योंकि मालिक आर्थिक रूप से परेशान था। हालांकि आंतरिक निरीक्षण और विश्लेषण करने के बाद यह कहना कठिन था कि वे किसी वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे थे। भले ही वे संघर्ष कर रहे थे, लेकिन किराया भी इतना अधिक नहीं था, इसलिए यह वास्तव में कोई मतलब नहीं रखता था, क्योंकि किराया भी उनके बजट में था। मुझे बस इतना सोचना बंद कर देना चाहिए और सीधे मालिक से पूछना चाहिए। चूंकि मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे यह जानना होगा कि वे किस तरह के व्यक्ति हैं। उसने मन ही मन सोचा, कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम की ओर चल दिया। दूर से उसे एक दुबली-पतली महिला का शरीर लिविंग रूम में शान से घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके लंबे, घुंघराले भूरे बाल उसकी पीठ पर झूल रहे थे, जो उसके परिपक्व रूप और प्रभावशाली उपस्थिति को और बढ़ा रहे थे, जिससे वह कुछ हद तक हैरान रह गया। हाय, आप मालिक होंगे, है ना? जू फेंग ने हाथ हिलाकर पूछा। महिला ने मुड़कर अपना सिर हिलाया और जू फेंग को घूरने लगी। वास्तव में, आप मुझे एरिका कह सकते हैं। मुझे आपका डेटा उस एजेंसी से मिला है जिसने मेरा कमरा सूचीबद्ध किया है, लेकिन मैं अभी भी आपसे सीधे आपका नाम जानना चाहती हूँ, एरिका के रूप में अपना परिचय देते हुए महिला ने एक उदासीन स्वर में जवाब दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई, एरिका। मैं जू फेंग हूँ। जू फेंग ने अपने असली नाम के अलावा कुछ भी बताए बिना अपना परिचय दिया। चूंकि उसे कमरा किराए पर लेने के लिए वास्तविक जानकारी देने की आवश्यकता थी, इसलिए वह फर्जी नाम नहीं दे सकता था या किसी और का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस बीच एरिका खुद जू फेंग की हर हरकत पर नजर रख रही थी जब उसने अपना सवाल पूछा। वह उसे जांच रही थी और उसकी जांच कर रही थी, शायद यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कोई कामुक आदमी तो नहीं है। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। खुद पर गर्व नहीं करना चाहती, लेकिन उसे खूबसूरत माना जा सकता था, इसलिए किसी पुरुष के लिए उसे किराए पर देना उसके लिए पहले से ही काफी साहसपूर्ण था। बेशक, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि खुद का बचाव कैसे करना है, उसने लड़ना सीख लिया था। इस प्रकार, वह यह देखकर कुछ हद तक प्रसन्न हुई कि उसकी आंखें पहले कुछ सेकंड के अलावा उसके शरीर के चारों ओर नहीं घूम रही थीं, संभवतः यह स्पष्ट रूप से देखने के लिए कि वह कौन थी। कम से कम उसने मुझे देखकर कोई डरावनी नजर नहीं डाली, लेकिन यह सिर्फ दिखावा भी हो सकता है, एरिका ने चुपचाप निष्कर्ष निकाला। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको नियमों के बारे में जानकारी दी गई होगी और यह भी कि आप इस अपार्टमेंट में कहाँ नहीं जा सकते, है ना? आप निश्चिंत रहिए। मैं उन जगहों पर दखल नहीं दूंगा जहां मुझे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर तुम अपना काम खुद कर सकती हो। मैं यहां जाने से पहले बस कुछ काम करने आई हूं, उसने शांति से कहा और अपने कमरे में चली गई। कुछ मिनट बाद वह वापस आई और अपार्टमेंट से बाहर चली गई। तुम यहां कुछ काम के लिए आए हो, लेकिन तुम खाली हाथ आए और चले गए। जू फेंग ने अपना मुंह हिलाया। अपनी गहरी समझ के साथ, वह यह कैसे नहीं बता सकता था कि उसका असली मकसद सिर्फ उससे कुछ देर बात करना था। एक बार जब उसने यह कर लिया और उसके बारे में पहले से ही फैसला कर लिया, तो उसका उद्देश्य पूरा हो गया। अपना चश्मा ठीक करते हुए, जू फेंग को उसका व्यवहार असामान्य नहीं लगा, क्योंकि अगर उनकी जगह बदली जाती तो वह भी ऐसा ही करता। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि बातचीत कितनी तेजी से हुई, जिससे उसका काफी समय और पैसा बच गया। ठीक है, अब बिना किसी देरी के अगले चरण को शुरू करने का समय आ गया है, वह बुदबुदाया और अपने कमरे में लौटकर गेमिंग कैप्सूल में कूद गया। जब वह अपार्टमेंट के बाहर गेम में लॉग इन कर रहा था, तो एरिका का फोन लगातार बज रहा था। उफ, कितना परेशान करने वाला, एरिका ने आंखें घुमाते हुए फोन उठाया और कॉल का जवाब दिया। मेरी प्यारी एरिका, तुम मेरे लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रही हो? संचार जुड़ते ही एक मधुर आवाज गूंजी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत हो गई मीठी बातें, पापा। आपने मेरा भत्ता सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि मैंने ब्लाइंड डेट पर जाने से मना कर दिया था, जो अब बहुत पुरानी बात हो गई है। एरिका ने उसकी मीठी आवाज पर यकीन न करते हुए उपहास किया। और सिर्फ इसी वजह से आपने अपने अपार्टमेंट के एक कमरे को किराए पर देने का फैसला किया? मुझे बताया गया है कि यह कमरा एक पुरुष ने किराए पर लिया है।
क्या आप इस समय मुझे निराश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? मैं बस आपको बदला चुका रही हूं, पिताजी। मुझे ब्लाइंड डेट की परवाह नहीं है या आप मेरे लिए कौन सबसे अच्छा मानते हैं। मेरी रोमांटिक जिंदगी मेरे द्वारा तय की जाती है। अय्या, मेरी प्यारी बेटी। तुम्हारी माँ ने भी उस समय इसी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लेकिन मैं कौन हूं? मैं जेम्स विंस्टन हूं, और मैंने प्रयास करके तुम्हारी माँ को आकर्षित किया है। तो तुम अपनी ब्लाइंड डेट को एक मौका क्यों नहीं दे सकती? एरिका के पिता, जेम्स विंस्टन ने दुखी स्वर में पूछा। मैं अपनी माँ से अलग हूं। तुम दोनों में क्या अंतर है? तुम्हारी शक्ल सूरत तो लगभग एक जैसी है और तुम्हारा व्यवहार भी एक जैसा है। तुम दोनों हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। क्या मैं माँ को फोन करूं कि तुमने अभी क्या कहा? फिर भूल जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भत्ता वापस कर दूंगी, इसलिए उस नए किराएदार को बाहर निकाल दो। मेरी प्यारी बेटी एक अजनबी के साथ रह रही है, और वह भी एक आदमी के साथ। इसकी कोई संभावना नहीं है। बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एरिका ने सपाट लहजे में जवाब दिया और जेम्स को जवाब देने का मौका दिए बिना ही कॉल काट दी। इस बीच दूसरी ओर जेम्स, जो अध्यक्षीय कक्ष में बैठा था, अवाक रह गया। मेरी यह बेटी क्लेयर की कार्बन कॉपी है, जेम्स ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उसके जीवन में केवल 2 लोग हैं जो उसे तुरंत डिस्कनेक्ट करने की हिम्मत कर सकते हैं, और वे उसकी पत्नी और बेटी हैं। उनके अलावा कोई भी उनके प्रति ऐसा करने का साहस नहीं कर सकता। मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, इसलिए वह किराएदार का अनुबंध रद्द नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यहीं रहूंगा। जेम्स ने अपनी मुट्ठी भींच ली और डेस्क पर बटन दबा दिया। हाँ, मिस्टर जेम्स। मेरी बेटी ने एक अजनबी को कमरा किराए पर दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप उस अजनबी के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाएं। याद रखें, सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि मेरी बेटी को इस बारे में पता न चले। समझ गया, मिस्टर जेम्स। मैं कसम खाता हूं कि अगर उस आदमी में कुछ भी गंदा है, तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जेम्स ने मन ही मन कसम खाई, अपनी भौहों को उंगली से सिकोड़ते हुए। एरिका और उसके पिता जेम्स के बीच हुई गड़बड़ी से अनजान, जू फेंग एक बार फिर टाउन हॉल में आ गया था। जैसे ही वह टाउन हॉल लॉबी में दाखिल हुए, वहां पहले की तरह ही भीड़ थी, हालांकि अब वहां काफी प्रबंधनीय स्थिति थी। ऐसा लगता है कि अब अधिकांश खिलाड़ी सिल्वर विंड गिल्ड में रुचि रखते हैं, जू फेंग ने मन ही मन अनुमान लगाया। भूल जाओ, वह रहस्यमय व्यक्ति बहुत दिनों से नीचे नहीं आया था। हाँ, मेरे गिल्ड लीडर ने मुझे यहां डेरा डालने के लिए क्यों कहा, जबकि वह व्यक्ति संभवतः छिपा हुआ है? गेम फोरम ने तो उसकी घोषणा कर दी है, तो फिर वह खुद को क्यों प्रकट करेगा? सहमत हूं, मैं इस समय का उपयोग यह देखने के लिए कर सकता हूं कि गिल्ड लीडर जेंटल विंड कब भर्ती कर रहा है। कम से कम, सिल्वर विंड गिल्ड मेरे वर्तमान गिल्ड से बेहतर है। जब जू फेंग घूम रहा था, तो उसने कई खिलाड़ियों को जेंटल विंड की भर्ती पर चर्चा करते हुए सुना। उनका ध्यान और फोकस तीव्र गति से बदल रहा है। कई लोग तो यहां तक शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें किसी रहस्यमय खिलाड़ी के लिए इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन खिलाड़ियों को क्रोध का अनुभव होने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य छोड़कर जनता के साथ मिलकर सिल्वर विंड गिल्ड में शामिल होने के लिए अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया। अरे भाई, क्या आप सिल्वर विंड गिल्ड में भी आवेदन करने जा रहे हैं? जब जू फेंग अपने काम में व्यस्त था, तो अचानक एक खिलाड़ी ने उसे आउट कह दिया। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने जवाब में अपना सिर हिलाया। मैं बहुत निम्न स्तर का हूं, इसलिए मुझे निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या ऐसा है? आपको शुभकामनाएं, भाई। जू फेंग की चतुराईपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ खिलाड़ी ने अब उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि वह भीड़ से आगे निकल गया। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। इस बीच अपने स्तर को याद करते ही जू फेंग की मुस्कान कड़वी हो गई। यह घटिया सिस्टम वाकई क्रूर है। इन्फर्नो टायरेंट को सामान्य राक्षस कैसे माना जाता है, और उसने मुझे कुल अनुभव अंकों का केवल 1% ही दिया, उसने मन ही मन कोसा। उसके शाप के बावजूद इन्फर्नो टायरेंट के कुल अनुभव बिंदुओं में से 1% ने उसे एक बार फिर से लेवल अप करने में मदद की।
हालांकि यह बहुत अधिक हो सकता था और यही बात उसे निराश करती थी। इन्फर्नो टायरेंट को एक रेड बॉस माना जाता था, न कि एक सामान्य राक्षस। इसलिए कठोर डिबफ लागू करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। यह अतार्किक और पूरी तरह से बकवास था। अफसोस, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह किसी से अपनी शिकायत कह सके, क्योंकि सिस्टम खुद ही खेल में एक अधिपति की तरह था। जो भी उसने कहा वह अंतिम फैसला था और कोई भी उसे खारिज नहीं कर सकता था। जब वह इस नतीजे से निराश था, तभी जू फेंग को एक परिचित रिसेप्शनिस्ट सैंडी ने देखा। वह बात करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, संभवतः उसका अभिवादन करने के लिए, लेकिन जू फेंग ने तुरंत उसे रुकने का इशारा किया। फिर उसने उसकी मेज की ओर इशारा किया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक सामान्य साहसी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। यह अच्छी बात थी कि सैंडी ने संकेत को समझ लिया और उसे मौके पर ही बेनकाब नहीं किया। आखिरकार, लॉबी में अभी भी कुछ खिलाड़ी थे जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार, यदि सैंडी ने खुले तौर पर उनका अभिवादन किया, तो क्या यह मौके पर ही उनके विशेषाधिकार या पहचान की घोषणा करने के बराबर नहीं था? कुछ देर बाद, जू फेंग रिसेप्शनिस्ट की डेस्क की ओर चला गया और धीमे लेकिन सूक्ष्म स्वर में पूछा, क्या बात है? आप काफी घबराई हुई लग रही थी। एडवेंचरर लिन फेंग, निश्चित रूप से तुम मुझे चिढ़ा रहे होगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे कारनामे पहले ही पूरे शहर में फैल चुके हैं? सैंडी ने जवाब दिया, यहां तक कि एक गर्म मुस्कान बिखेरते हुए। मेरा काम? बेशक, अपने स्तर पर कुख्यात स्कॉरेज्ड कैवर्न्स काल कोठरी को पूरा करना आश्चर्यजनक है। यहां तक कि हर्बलिस्ट एलियास भी चाहते थे कि मैं उनकी ओर से आपको बधाई भेजूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या ऐसा है? अपनी प्रारंभिक उलझन को दूर करने के बाद, अब उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी उपलब्धि की खबर पहले ही एनपीसी तक इतनी तेजी से फैल चुकी थी। यद्यपि पूर्णता की सूची में कई और सदस्य थे, लेकिन सैंडी और इलियास जैसे लोगों के लिए उनका नाम काफी परिचित था, क्योंकि उनके साथ उनकी पूर्व मुलाकातें हुई थीं। हर्बलिस्ट एलियास को पता था कि तुमने उसे जो दुर्लभ जड़ी बूटियां दी हैं, उनसे तुम कुछ बड़ा हासिल करने जा रहे हो। इसलिए, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर तुम कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हो तो मैं तुम्हें यह जड़ी बूटियां दूंगा, सैंडी ने मुस्कुराते हुए बताया और उसे एक चांदी की ढाल जैसा बैज थमा दिया। जैसे ही जू फेंग ने चांदी के ढाल के आकार वाले बैज पर नजर डाली, उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट प्राप्त हुआ। सिस्टम, आपकी सराहनीय और अद्भुत उपलब्धि के कारण आपको नोबल दर्जा प्रदान किया गया है, बैरन। बस इतना ही महान दर्जा? जू फेंग इनाम देखकर हैरान रह गया। महान दर्जा पाने के लिए हर खिलाड़ी प्रयास करता था, क्योंकि इससे उन्हें कई तरह की सुविधाएं और विशेषाधिकार मिलते थे जो उन्हें पूरी तरह से लाभ पहुंचाते थे। किसी भी इमारत के निर्माण का अधिकार, एनपीसी गार्ड की नियुक्ति और यहां तक कि खेल की दुनिया में जमीन का एक टुकड़ा रखने जैसे लाभ नोबल स्टेटस के कई विशेषाधिकारों में से थे। इसके अतिरिक्त, नोबल स्टेटस वाले खिलाड़ियों को अक्सर विशेष खोज और विशिष्ट आयोजनों के लिए निमंत्रण प्राप्त होते थे, जिससे उन्हें उन्नति और प्रतिष्ठा के लिए अद्वितीय अवसर मिलते थे। यह एक उल्लेखनीय पुरस्कार था जो खेल के भीतर जू फेंग के प्रभाव और क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता था। पहले मुझे कुलीन स्थिति की जांच करने दो। जू फेंग ने जल्दी से उसे प्राप्त कुलीन स्थिति की जांच की। आखिरकार, कुछ महान पद केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थे। वे सार्वभौमिक नहीं हैं और केवल उन स्थानों का ही उपयोग किया जा सकता है जो उनकी महान स्थिति को मान्यता देते हैं या स्वीकार करते हैं। कुछ मिनट बाद, जू फेंग की अभिव्यक्ति सतह पर उदासीन बनी रही, लेकिन अंदर से वह खुशी में नाच रहा था। कुलीन दर्जा रिवरवुड टाउन तक सीमित नहीं था, बल्कि एथेरिया साम्राज्य तक सीमित था। शहर और साम्राज्य तक सीमित कुलीन दर्जा होने के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यदि स्थिति शहर तक ही सीमित होती, तो शहर छोड़ने के बाद वह पुनः एक साधारण साहसी व्यक्ति बन जाता। हालांकि, एथेरिया साम्राज्य पर उसकी कुलीन स्थिति की सीमाएं होने के कारण, भविष्य में वह जिस भी शहर में जाएगा जो साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में होगा, उसे उसके साथ एक निश्चित सम्मान के साथ व्यवहार करना होगा। 1% अनुभव अंक प्राप्त करने की बात भूल जाओ। मैं अधिक इनाम के बदले में कभी भी ऐसी सजा स्वीकार कर लूंगा, उसने मन ही मन कहा।